तो नेक्स्ट टाइप की जो इम्यूनो टेक्निक है उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन पहले पढ़ेंगे और फिर टेक्निक देखेंगे क्या है। तो एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी को आपस में मिक्स किया जाता है तो उनकी जो विजिबल क्लम्पिंग होती है, प्रेसिपिटेट टाइप का जो फॉर्मेशन हो जाता है, उस रिएक्शन को ही एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ द विजिबल क्लम्पिंग ऑफ ए पार्टिकुलेट एंटीजन। पार्टिकुलेट एंटीजन का मतलब कि ये सॉल्युबल नहीं होगा, प्लस एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट एंटीजन। तो इसकी वजह से जो विजिबल क्लम्पिंग हो रही है वही एग्लूटिनेशन रिएक्शन है। और जो एंटीबॉडीज इस रिएक्शन को कैटेलाइज करती हैं या इस विजिबल क्लम्पिंग का फॉर्मेशन करती हैं, उन एंटीबॉडीज को हम कहते हैं एग्लूटिनिन, क्योंकि एग्लूटिनेशन कॉज कर रही हैं। अगर जो एंटीजन है, इफ एंटीजन इज एरिथ्रोसाइट, तो उस केस में कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है? टर्म यूज्ड इज हीमेग्लूटिनेशन। इस रिएक्शन के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हीमेग्लूटिनेशन, ठीक? क्योंकि एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे भी कई तरीके के एंटीजन्स पाए जाते हैं। अब जो एंटीबॉडी सबसे इफेक्टिव एग्लूटिनिन की तरह बिहेव कर सकती है वो है आईजीएम। तो इसका मतलब कि बेस्ट एग्लूटिनिन इज आईजीएम। थोड़ा सा एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि आईजीएम जो होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? आईजीएम का 10 वो पेंटामर होता है। पेंटा, हाँ। तो पेंटा वैलेंट, हाँ, मतलब वैलेंसी तो 10 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। पांच, एक एंटीबॉडी से दो हाँ, एंटी तो टोटल जो है वो 10 हो जाएगी। लेकिन एंटीबॉडी की यूनिट्स कितनी है उसके हिसाब से अगर हम इसको कह दें, वैसे ये टर्म रहने देते हैं, अदरवाइज इट मे कॉज कंफ्यूजन। तो बेस्ट एग्लूटिनिन इज आईजीएम, क्यों? ड्यू टू इट्स हाई वैलेंस। तो थ्योरेटिकली बाकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो भी एग्लूटिनिन की तरह बिहेव कर सकती हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतर यही है। अब ये जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की ही तरह होती है। तो इसका मतलब अगर हम सिंपली कहें कि इट इज सिमिलर टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अगर एंटीबॉडी या एंटीजन का एक्सेस हो जाएगा तो उस केस में जो जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो पहली कंडीशन कि अगर एंटीबॉडी एक्सेस है, इफ एंटीबॉडी एक्सेस, तो नो एग्लूटिनेशन। और इसको हम कहते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है नोन एज प्रोजोन इफेक्ट। पहली चीज, ये तो एंटीबॉडी जब एक्सेस होगी तब की बात है। अगर एंटीजन एक्सेस में है तो उस केस में भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा। और इसको दूसरा टर्म दिया जाता है, इट इज नोन एज पोस्ट जोन इफेक्ट।
तो प्रो जोन इफेक्ट जब एंटीबॉडी एक्सेस में है और पोस्ट जोन इफेक्ट जब एंटीजन एक्सेस में है। अब ये जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, अच्छा ये इट इज सिमिलर टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट मतलब तो समझ गए ना, एग्लूटिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। अगर हम टाइप्स की बात करें कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं डायरेक्ट या एक्टिव, और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट या पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो ये 2 तरीके हो गए। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, इसको भी अगर हम समझ लें शॉर्ट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डायरेक्ट के केस में जो एंटीजन होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ सेल या अदर इनसॉल्यूबल पार्टिकल। तो किसी भी बैक्टीरियल सेल पे जो एंटीजन वगैरह पाया जा रहा है, उस केस में जो भी रिएक्शन होगी वो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होगा वो जाहिर सी बात है ये आके यहाँ से बाइंड कर जाएगा लाइक दिस। तो ये एक्चुअली में बाइंडिंग यहाँ पे होगी, तो डायरेक्ट बाइंडिंग यहाँ पे हो रही है। पैसिव या इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एंटीजन है वो सॉल्यूबल है, पहली चीज, और दूसरी बात ये है कि इस सॉल्यूबल एंटीजन को कोट कर दिया जाता है, इट इज कोटेड ओवर अ सेल और अदर इनसॉल्यूबल पार्टिकल। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लें एंटीजन का, सॉल्यूबल एंटीजन में एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो जैसे कि वायरल एंटीजन्स जो होते हैं, या इसके अलावा कोई पॉलीसेकेराइड हो, या कोई हैप्टेन हो। हैप्टेन क्या होता है, आइडिया है? वो एंटीजन जो मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन करता है बॉडी में। नहीं, एक्चुअली में हैप्टेन होता है जो किसी नॉन एंटीजेनिक पार्टिकल को या प्रोटीन को एंटीजेनिक बना देता है। कहने का मतलब क्या है कि ये हैप्टेन मान लीजिए है, और इसके पहले एक और पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट था, ये है एक नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन कह देते हैं, और ये है हैप्टेन ग्रीन वाला। ये जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे, यानी हैप्टेन जब इस नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन से जुड़ जाएगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, जोड़ देंगे दोनों को, तो उस केस में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज एंटीजेनिक। यानी कि अब ये पूरा स्ट्रक्चर, कंबाइंड स्ट्रक्चर जो है, इट इज कैपेबल ऑफ एलिसिटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी जनरेशन इन द बॉडी। तो हैप्टेन का मेन काम ये होता है कि किसी नॉन इम्यूनोजेनिक या नॉन एंटीजेनिक पार्टिकल को एंटीजेनिक पार्टिकल में कन्वर्ट करना। तो इसकी भी कोटिंग की जा सकती है सेल पे या दूसरे पार्टिकल में। और अब
इस एंटीजन के की बाइंडिंग जो है वो जब एंटीबॉडी से कराई जाती है तो भी एग्लूटिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट और पैसिव। क्योंकि यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं पूरा सेटअप, यहाँ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है डायरेक्ट वाले में, बस यही सिंपल सा डिफरेंस है। अब हमको एक टेस्ट के बारे में जानना है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसको हम कहते हैं कोम्स टेस्ट। तो कोम्स टेस्ट क्या है? देखिए, कोम्स टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एरिथ्रोसाइट एंटीजन पे बेस्ड होता है। तो ये सपोज करते हैं दिस इज एन आरबीसी, और इस आरबीसी से एंटीबॉडीज जो है इसमें इंक्यूबेट की गई इस आरबीसी के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो ही जाए। तो एग्लूटिनेशन होगा, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। संभावना तो बनी रहेगी, लेकिन हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्या कारण है कि एग्लूटिनेशन नहीं हो सकता है? इसके कारण हैं, 3 कारण हैं इसके। पहला कारण है एंटीजन एक्सेस, जो हमने अभी देखा। दूसरा कारण है एंटीबॉडी एक्सेस, और तीसरा जो कारण है वो है ज़ेटा पोटेंशियल। तो 3 कारणों से एग्लूटिनेशन हमेशा होने की संभावना नहीं बनी रहती है, कभी कभी नहीं भी होता है। अब एंटीजन एक्सेस, एंटीबॉडी एक्सेस, ये तो हम जान रहे हैं, प्रोजोन पोस्ट जोन इफेक्ट। ज़ेटा पोटेंशियल क्या है ये थोड़ा सा हमको समझना है। ज़ेटा पोटेंशियल बेसिकली कैसे क्रिएट होता है? ये पोटेंशियल, देखिए इसी को थोड़ा सा हम इलाबोरेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी ही है, तो फिर से बना दे रहे हैं। अब इस आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस मौजूद होंगे। तो सपोज करिए ये एंटीजेंस हैं। हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन एंटीजेंस पे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे आरबीसी के केस में हम अगर बात करें तो यहाँ पे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो मेम्ब्रेन के पास तो होता ही है, सरफेस पे बाहर की तरफ भी इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये नेगेटिव चार्ज? दिस इज अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू सियालिक एसिड। तो मेम्ब्रेन में सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और उस चार्ज से ये एपिटोप्स, या हाँ ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे, ये भी अफेक्टेड हो जाते हैं या चार्ज्ड हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को या आरबीसी को एज सच सेलाइन सॉल्यूशन में सस्पेंड किया जाए, यानी कि अब इसको क्या कर दिया गया, सस्पेंडेड इन सेलाइन सॉल्यूशन, तो उस केस में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ज़ेटा पोटेंशियल। क्योंकि हमको मालूम है सेलाइन सॉल्यूशन है तो इसमें Na+ और Cl- ये चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑलरेडी होंगे, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है जनरेट होगा, बिकॉज दिस यहाँ सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा, लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज सरफेस पे लेके आएगा
तो चार्ज डिफरेंस बिटवीन आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा उसी को हम ज़ेटा पोटेंशियल कहते हैं। और इसकी वजह से ज़ेटा पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द पार्टिकल्स, या हम यूं कहें चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम कमिंग क्लोज। तो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं और इसी की वजह से एग्लूटिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पास आना ज़रूरी है क्लम्पिंग के लिए या एग्लूटिनेशन के लिए। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से कभी कभी ये संभावना बनी रहती है कि एग्लूटिनेशन ना हो। इस पूरे टेस्ट को ही हम कोम्स टेस्ट कहते हैं, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, कोम्स टेस्ट का एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी इम्यूनोग्लोब्यूलिन टेस्ट। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं क्यों इसको ऐसा कह रहे हैं एंटी इम्यूनोग्लोब्यूलिन टेस्ट। तो उसके लिए हम एक इमेज की हेल्प लेते हैं। अच्छा, अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोम्स टेस्ट बेसिकली 2 टाइप का है, एक डायरेक्ट कोम्स टेस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट कोम्स टेस्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ब्लड सैंपल लिया गया पेशेंट से, हीमोलिटिक एनीमिया है उसको जो भी है, तो इस ब्लड सैंपल पे जो एंटीबॉडीज़ हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, वो ऑलरेडी रेड आरबीसी पे अटैच्ड हैं, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। फिर क्या करते हैं, कोम्स रिएजेंट, इस कोम्स रिएजेंट का मतलब क्या है, इसमें बेसिकली एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और इसको पेशेंट के ब्लड सैंपल में फिर मिलाया जाता है। तो शुरुआत में क्या हो रहा था, कोम्स टेस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए हो रहा था, इसलिए कि हम जान पा रहे थे कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है। नॉर्मल जब पेशेंट में ये प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये एंटीबॉडीज़ जो है एक दूसरे से क्लम्पिंग नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जब कोम्स रिएजेंट इसमें डाला गया तो ये जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी या सेकेंडरी एंटीबॉडी इनको हम कह दें, ये आई जब मीडियम में, तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैचमेंट का काम शुरू कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से पूरा ये क्लम्पिंग जो है, यानी आरबीसीज जो एक दूसरे से जुड़ गई, तो एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग हो गई, क्रॉस लिंकेज जब हुआ एंटीबॉडीज का। ये डायरेक्ट कोम्स टेस्ट है। अब दूसरा देख लेते हैं, इनडायरेक्ट। इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले एंटीबॉडीज़ जो है वो निकाल ली जाती हैं सीरम से, फिर डोनर का ब्लड जो है वो ऐड किया जाता है। अब इस ब्लड के लिए ही ये एंटीबॉडीज़ हैं इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए, तो ये जाहिर सी बात है अटैच्ड हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर जब कोम्स रिएजेंट डाला जाएगा तो कोम्स रिएजेंट जो है इसके ये जो एफ कौन सा ये कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ये नीचे वाला जो है, इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कोम रिएजेंट की होती हैं जो फिर इससे बाइंड करके और एग्लूटिनेशन या विजिबल क्लम्पिंग जो है वो परफॉर्म कर देती हैं। इसके कोम्स टेस्ट का जो बेस है वो पहले आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट में क्या है, ऑलरेडी पेशेंट के ब्लड पे एंटीबॉडीज अटैच थी, बस कोम्स रिएजेंट डाला, क्लम्पिंग हो गई। इनडायरेक्ट में क्या है, एंटीबॉडी अलग से, फिर ब्लड जो डोनर का है वो, फिर ये अटैचमेंट हुआ,
मतलब ये 2 स्टेप्स बढ़ गए हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। कूम्स टेस्ट किस 2 खास बातों पर डिपेंड करता है या बेस्ड है, वो ये है, अगर इसको हम पॉइंट्स में थोड़ा सा एलाबोरेट करें, कूम्स टेस्ट is based on 2 important facts। पहला फैक्ट क्या है कि एंटीबॉडीज ऑफ वन स्पीशीज, जैसे मान लीजिए ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, दे आर इम्यूनोजेनिक इन अदर स्पीशीज। अगर दूसरे स्पीशीज में, ये क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल ले रहे हैं रैबिट, तो रैबिट में अगर ह्यूमन की एंटीबॉडी डाली जाएगी तो उससे क्या होगा, रैबिट में इस एंटीबॉडी के खिलाफ दूसरी एंटीबॉडी जेनरेट होगी। तो इससे क्या होगा, इट लीड्स टू जेनरेशन ऑफ एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी इन रैबिट। यही तो होगा, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी इन रैबिट, ये जनरेट होगा। आप देखिए, ये जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है, इसको हम इन जनरल क्या कह सकते हैं, एंटी इम्यूनोग्लोबुल, जो इसका कूम टेस्ट का नाम हमने ऊपर आपको बताया, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट इसीलिए बताया। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी ये तैयार हो गई। अब ये जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है, ये बाइंड करती है, it binds to FC portion of the antibody। ये वाला क्या है, FC, ये वाला क्या है, FAB, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो ये जो FC पोर्शन है, इससे ये एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी या एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जाके बाइंड कर जाएगी, और FB पोर्शन अभी भी फ्री रहेगा, किससे अटैच होने के लिए, एंटीजन से अटैच होने के लिए। तो FAB फ्री टू बाइंड विद एंटीजन, जबकि FC जो है बाइंड्स विथ एंटीबॉडी। और ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी, सॉरी, ये ओरिजिनल एंटीबॉडी है, ठीक, एंटी ह्यूमन वाली नहीं। एंटी ह्यूमन वाली आके बाइंड करेगी इसके FC पोर्शन से। जैसे ऊपर आप फिर से देख लीजिए कंफ्यूजन क्या है, ये वाली क्या है, ये है एंटीबॉडी, और ये वाली हम कह देंगे क्या है, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। ठीक, अब सवाल ये आता है, इससे क्या पता चलेगा, फायदा क्या है कूम्स टेस्ट का, बताइए, जितना देखा आपने। बताओ, क्या बता सकते हो?
हम बता दे रहे हैं। इस टेस्ट से, कुम टेस्ट से क्या पता चलता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ antibodies specific to antigens on erythrocyte ये एंटीबॉडी ये कहाँ पाई जाएगी, कहाँ मौजूद होगी? इन दी Plasma. यस, सीरम, प्लाज्मा। तो अगर कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो मौजूद है एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन के अगेंस्ट, उसकी प्रेजेंस सीरम में अगर डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए कोम्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, सिर्फ क्लम्पिंग देख के हम ये कह सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि अगर इस आरबीसी के लिए कोई एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं मौजूद होती पेशेंट में, तो क्या ये क्लम्पिंग हो पाती कोम्स रिएजेंट डालने के बाद भी? खुद बताइए। अगर एंटीबॉडी यहां पे कोई ना होती तो ये एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी जो है बाइंड ही नहीं करती। जब बाइंड नहीं करती तो एग्लूटिनेशन नहीं होता। नहीं होता एग्लूटिनेशन, इसका मतलब एंटीबॉडी है ही नहीं कोई आरबीसी के अगेंस्ट। तो इसलिए यही काम, यही इस्तेमाल इसका होता है, सिंपल सा टेस्ट होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इम्यूनो एसेज की। तो देखें कितना है ये, दिस मच, ठीक है। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनो एसेज। इम्यूनो एसे का मतलब क्या है? इसमें भी स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। सिंपल सी बात है। इससे पता क्या चलता है? इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस या कंसंट्रेशन ऑफ antigen in a solution through use of एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हुए किसी सॉल्यूशन में एंटीजन की प्रेजेंस या उस एंटीजन का कितना कंसंट्रेशन है, इस चीज को डिटेक्ट किया जाता है अलग अलग इम्यूनो एसेज के थ्रू। इम्यूनो एसेज जो होते हैं ये इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं because they have high specificity, high sensitivity and low limits of detection। इसका मतलब कि बहुत कम अमाउंट में भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सेंसिटिविटी भी उसी चीज को रिफर करती है बेसिकली। ये इम्यूनो एसेज जो हैं वो बेसिकली कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। तो 2 टाइप यहां पे जो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा नहीं है, यहां पे होता है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? पहली चीज कि कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसेज में कंपटीशन होगा किसके किसके बीच में? कंपटीशन बिटवीन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजेंस। अभी जब इलेबोरेट करेंगे तो सब समझ में आएगा।
कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे में एंटीबॉडी की बहुत स्मॉल या कम मात्रा जो है वो चाहिए होती है, तो इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। इसके अलावा यहां पे एंटीजन जो है वो लेबल्ड होता है, न कि एंटीबॉडी। ये बातें हो गई कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसेस की। इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, रिया। ये बेसिकली क्या है? रेडियो इम्यूनो एसे, तो इसको शॉर्ट में कह देते हैं रिया। नॉन कॉम्पिटिटिव की अगर हम बात करें तो यहां तो कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। यहां पे एंटीबॉडी इज लेबल्ड। यहां पे हमने क्या देखा था कि एंटीजन लेबल्ड होता है, लेकिन यहां पे एंटीबॉडी लेबल्ड होती है, और ये लेबल्ड एंटीबॉडी जो है वो डायरेक्टली डिटेक्ट करती है एंटीजन की प्रेजेंस को। तो एंटीबॉडी इज लेबल्ड एंड डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ठीक, एक पॉइंट में ये चीज समझ में आ गई। हमको जो कॉम्पिटिटिव वाला है उसका एग्जाम्पल डिटेल में देखना है, तो रेडियो इम्यूनो एसेस में देखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों को एक डायग्राम भी है तो उसके हेल्प से भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे में क्या है कि यहाँ पे लेबल्ड एंटीजन है, अनलेबल्ड एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं। ये दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए। अगर अनलेबल्ड एंटीजन, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन, तो उसी प्रोपोर्शन में ये अनलेबल्ड एंटीजन जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडीज से बाइंड कर ले रहा है। लेबल्ड एंटीजन कम है तो कम एंटीबॉडीज से ये बाइंड कर पा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन भी इससे हम पता लगा सकते हैं। ये जो दोनों एंटीजन हैं, ये इनके लिए ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक, यानी कि सेम ही एंटीजन है, ऐसा नहीं एंटीजन अलग अलग है, क्योंकि सेम एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस लेबलिंग कर दी गई है। और जैसा कि कॉम्पिटिटिव का हमने एग्जांपल आपको रेडियो इम्यूनो ऐसे बताया, तो किसी रेडियो आइसोटोप से इसकी लेबलिंग की गई होगी। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि यहाँ पे एंटीजन है अनलेबल्ड, एंटीजन जो है वो अनलेबल्ड है, जबकि एंटीबॉडी जो है वो लेबल्ड है, तो इसकी लेबलिंग ऑलरेडी हो रखी है। यहां पे सिंपली हम क्या डिटेक्ट करेंगे? बाइंडिंग इस एंटीजन की इस एंटीबॉडी से। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में भी अभी आएगा हमारे पास एग्जाम्पल। क्या हुआ? अब हम बात करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे की, रिया की। तो लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात तो यह है कि रेडियो इम्यूनो एसे जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यूज्ड टू डिटरमाइन concentration of a particular antigen
इन अ सैंपल, किसी भी सैंपल में कोई एंटीजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ये कॉम्पिटिटिव इम्यूनोएसे का एग्जांपल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजेंस होंगे और उनकी बाइंडिंग जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ये कैसे हो रही है इसके बेस पे ही हम ऐसे का पता लगाएंगे। किसने डेवलप किया इसको? तो डेवलप्ड बाय येलो एंड बर्सन 1959। तो इसको इसीलिए कभी कभी येलोज ऐसे भी कह देते हैं RIA को। चूंकि ये रेडियो इम्यूनो ऐसे है तो यहाँ पे एंटीजन जो है वो रेडियो लेबल्ड होता है। तो रेडियो लेबल्ड एंटीजन, और इस रेडियो लेबलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? आयोडीन 125 रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड। तो ये रेडियो आइसोटोप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रेडियो आइसोटोप है ये किससे बाइंड करता है? इट बाइंड्स टू एक्सपोज्ड टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ कोई भी प्रोटीन हो सकती है। और जाहिर सी बात है प्रोटीन क्या होगी, यहाँ पे तो बेसिकली हम एंटीजन को ही प्रोटीन मान रहे हैं क्योंकि इसी की तो लेबलिंग, रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है इट कॉम्पीट्स विथ एन अनलेबल्ड एंटीजन। किस लिए? फॉर बाइंडिंग with a fixed number of, नंबर कहें या कंसंट्रेशन कहें, ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी का अमाउंट फिक्स रखते हैं और रेडियो लेबल्ड एंटीजन का अमाउंट जो है वो कम से ज़्यादा करते चले जाते हैं। फिर जो अनलेबल्ड एंटीजन है, जो सैंपल में हमारे एंटीजन है, उसका भी फिक्स अमाउंट जो है वो डालते हैं। इस प्रोसेस की डिटेल अभी आएगी तो और समझ में आएगा। अब देखिए, बेसिक बातें हमने आपको बता दी। इसमें स्टैंडर्ड कर्व बनता है और उस स्टैंडर्ड कर्व को डिटेक्ट, उस कर्व की एनालिसिस करके और उस कर्व के पॉइंट्स की हेल्प से हम सैंपल में जो एंटीजन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग परपेंडिकुलर ऑन बोथ एक्सिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दी कर्व। कर्व देखने से पहले इस प्रोसेस का एक डायग्राम हम देख लें तो समझ में आएगा। यहाँ पे किया क्या गया है कि एंटीबॉडी जो है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो सॉलिड फेज में है एंटीबॉडी, माइक्रोटाइटर वेल्स जो होती हैं उसमें एंटीबॉडी को फिक्स कर दिया गया। अब उस वेल्स में लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों तरीके के एंटीजन जो है वो मिलाए गए। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड कर जाएगा। फिर वॉश करेंगे ताकि एक्सेस एंटीजन निकल जाए और फिर उसकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे करते हैं? गिनती पे उंगली से तो गिनेंगे नहीं, काउंटिंग के लिए ही उस स्टैंडर्ड कर्व का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है?
यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर वाले में आप देखें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि हमने किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे जो रेड वाली है वो लेबल्ड एंटीबॉडी है, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। नीचे वाले में जो लेबल्ड यानी कि रेड वाली है उसका कंसंट्रेशन कम है। वही करेंगे हम। तो इसका मतलब कि वेरिएबल कंसंट्रेशन हम किसका लेते जाएंगे, लेबल्ड एंटीबॉडी एंटीजन का, जिसकी वजह से जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटिव है ना। तो मान लीजिए शुरू शुरू में अगर अनलेबल्ड एंटीजन जुड़ भी गया, तो अगर लेबल्ड एंटीजन ज़्यादा डालते जाएंगे तो क्या होगा, लेबल्ड एंटीजन अनलेबल्ड को रिप्लेस करेगा, हटाएगा और खुद बाइंड कर जाएगा जाके। ये कंपटीशन हो रहा है। अब जो वेरिइंग कंसंट्रेशन है लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन्स का, उसके बेसिस पे ही वो स्टैंडर्ड कर्व बनेगा और कर्व से हम फाइनली डिटेक्ट कर लेंगे। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन सिंपली हम पढ़ लें फिगर का, क्या है प्रिंसिपल, रेडियो लेबल्ड एंटीजन कॉम्पीट्स विद अनलेबल्ड एंटीजन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन सॉलिड फेज एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी की संख्या फिक्स है। ए वाले में अनलेबल्ड एंटीजन बहुत कम है, जिससे रेडियो एक्टिविटी जो है वो सॉलिड फेज पे बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए यहाँ पे लेबल्ड एंटीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ज़्यादा लेबल्ड वाले बाइंड कर गए हैं एंटीबॉडी से। बी वाले में क्या हो रहा है, अनलेबल्ड एंटीजन ज़्यादा है, तो रेडियो एक्टिविटी सॉलिड फेज पे क्या है, कम हो गई। यही जो वेरिएशन आ रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी कितनी कम होती चली जा रही है उसको डिटेक्ट करते हैं, या बढ़ती चली जा रही है उसको डिटेक्ट करके एक स्टैंडर्ड कर्व हम तैयार कर लेते हैं।